नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी है उसका तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी की गतियां। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके साथ ही जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, ये कमेंट कीजिएगा। और देखिए, जो भी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं वो सभी कमेंट करने की कोशिश करें। बहुत कम विद्यार्थी हैं जो कमेंट करते हैं, लगभग फिक्स हैं, वो ही हमेशा करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं। तो जब वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित रूप कमेंट आपको करना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं सारे आंसर देखता हूं उसमें। तो बहुत कम विद्यार्थी हैं जो देखते हैं चलो कमेंट भी करें। कई सिर्फ देखते हैं और बस ठीक है, आप देख कर कि क्या लिखना है, क्या कमेंट करना है। इतनी भी मेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि कमेंट करना भी जरूरी ना समझे। कईयों को लगता है कि क्या कमेंट करना है, ये कमेंट तो बच्चे करते होंगे। तो कमेंट किया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा इसमें। बाकी नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है, हमें तो हमारा जो कर्म है वो करना है। तो आज हम इसको आगे पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छा चैप्टर है और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। ये चीजें देखिए अच्छी लगती है, बाकी आप नहीं करेंगे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ लाइक करने से मिलेगा या कोई कमेंट करने से मुझे कुछ मिलने वाला है। एक अच्छा लगता है, एक मन को अच्छी लगने वाली बात है। मन को अच्छा लगता है तो फिर और भी अच्छे से पढ़ाने का मन करता है कि और ज्यादा पढ़ाएं। तो पढ़ते हैं आगे। पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब ये क्या है सारी चीजें, तो इंग्लिश वाला जो है इसका चैप्टर, उससे थोड़ा देखेंगे तो आपके और अच्छे से समझ में आएगा। कई वर्ड इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएंगे। ये पूरा इंग्लिश में चैप्टर है इसका, शुरू की 4-5 लाइन देख लेते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. ये कह रहा है कि पृथ्वी की दो गतियां हैं। सबसे पहले कौन सी है? रोटेशन। रोटेशन को ही हम कहते हैं घूर्णन या इसी को ही हम कहते हैं परिभ्रमण। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है अक्ष। अपने ही स्थान पर जो पृथ्वी रोटेट करती है, रोटेट करना अपने स्थान पर। आप जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, उसको पकड़ के आपने एक ही जगह पे यूं घुमा दिया तो वो बॉल अपने स्थान पर घूमती रहेगी। तो वो जो अपने ही स्थान पर घूम रही है जिसके कारण दिन रात बनते हैं, उसी को ही हम कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन या परिभ्रमण। और कहा अपने ही अक्ष पर। अक्ष जो है वो कोई ऐसी अपने आप बनी हुई कोई रेखा नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है जो कि वैज्ञानिक माना है। जैसे ये सारी चीजें वैज्ञानिकों ने कही है, जो नाम वगैरह दिए हैं, तो वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक रेखा मान ली जिस पर पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, उसी को ही हम अक्ष या एक्सिस कहते हैं। अब जैसे भूमध्य रेखा है, देशांतर रेखा है, ये कोई रेखाएं वास्तव में बनी हुई थोड़ी है पृथ्वी पर। ये सब कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ, एक जो निश्चित रास्ता है, एक जो निश्चित कक्षा है ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब है कक्षा या कक्ष, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। जैसे ये मान लीजिए, ये जैसे सन है, हालांकि है ये पृथ्वी, लेकिन ऐसे मान लो ये सन है, ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर एक निश्चित इसका रास्ता है, उसी निश्चित रास्ते पर ये घूमेगी। इसका एक निश्चित पाथ है ये। भाई जैसे अब ये पृथ्वी इस अभी तक मान लीजिए जैसे यहां तक पहुंची हो, तो ऐसा थोड़ी है कि ये आगे जाकर के और इसका मूड चेंज हो गया कि इस बार तो मैं इधर से बहुत दूर, बहुत ज्यादा, लगभग 1 साल लग जाता है मुझे,
तो फिर मैं क्यों इतना दूर का चक्कर निकालूं? ये बुध है इधर पास से, बीच में से आज जो है शॉर्टकट मार लेती हूँ। ये लो, इधर से आके ये लो फटाक से, ये लो 365 की जगह 200-250 दिन में ही बात पूरा कर ले। ये संभव है क्या? नहीं है। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, एक निश्चित कक्षा, एक निश्चित पाथ बना हुआ है, उसी पाथ पर ही पृथ्वी चलेगी, उसी पाथ पर ही घूमेगी। ये इस साल भी वहीं से निकली है, अगले साल भी वहीं से निकलेगी, उससे अगले साल भी वहीं से निकलेगी। ये जो निश्चित पाथ, जो निश्चित रास्ता है, उसे ही कहा जाता है ऑर्बिट, यानी कक्षा या कक्ष। और ये जो गति है, इस गति को हम कहते हैं रिवोल्यूशन, यानी परिक्रमण। इसके बाद में है ये जो अक्ष है, ये कैसी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है और 66.5 डिग्री। ये कक्षीय जो ऑर्बिटल प्लेन का मतलब होता है कक्षीय समतल। अब इसको डायरेक्ट आपको पृथ्वी पे लेके चलता हूं लाइव में। ये आप जो देख रहे हो, ये इस समय लाइव पृथ्वी का चित्र है। ये चित्र क्या है? पूरा ग्लोब है पृथ्वी का लाइव। इसमें ये देखिएगा, अब आपके सामने जो पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री झुकी भी है, ये सीधी नहीं है। अगर ये सीधी होती, ये देखिए इस तरह से बनी हुई है ना, ये 0 डिग्री आपको यहां से ऐसे निकलेगा। ये ये है 0 डिग्री। अब सीधी होती तो 0 डिग्री यहां होता फिर। तो ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और ये जो भूमध्य रेखा है, यहां हम इसको कहते हैं कक्षीय समतल। कक्षीय समतल। तो अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। या हम यूं कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, या यूं कह सकते हैं कि अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, 66.5 डिग्री का ये कोण बना रही है। तो 66.5 और 23.5 कितने हो गए? 90 डिग्री हो गए। तो पूरा देखोगे तो 90 डिग्री का हिसाब आ गया। तो चीज ध्यान रखना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसके साथ ही अगर कोण की बात करें कि कोण कितने का बना रही है, तो 66.5 डिग्री का यहां से कोण बनाती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। और इसमें देखिए, ये जिस अवस्था में जो पृथ्वी झुकी हुई है, इसी अवस्था में ही इसकी दोनों गतियां होती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो परिक्रमण जो गति है, वो भी इसकी इसी अवस्था में ही होती है, ऐसे झुके झुके ही। ये 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है, इसी अवस्था में ये जो है चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाती है। तो आप सोच के देखिए कि जब सूर्य के चारों तरफ जब ये चक्कर लगा रही है, तो कोई ऐसा समय भी आएगा कि जैसे मान लो ये सूर्य के यहां तक पहुंच गई, ये सूर्य है जैसे, और ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती लगाती जैसे यहां पर, अब जैसे चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाएगी, तो ये यहां तक पहुंच गई। तो कोई समय ऐसा भी आएगा कि 23.5 डिग्री झुके होने के कारण जब ये हिस्सा इसके सामने रहेगा, तो कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा ही है। और कोई ऐसा समय भी आएगा जब ये सूर्य के चारों तरफ घूमती घूमती, जैसे मान लीजिए सूर्य, अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लगाती लगाती मान लीजिए अब जैसे सूर्य ऐसे है, इस तरफ का मैं डायग्राम एंगल दूसरा बना रहा हूं, तो पृथ्वी यहां तक आ गई इसके सामने, सूर्य के सामने। तो कोई ऐसा हिस्सा आएगा कि अब ये मकर रेखा पर भी सीधा सूर्य चमकेगा। कोई समय ऐसा आएगा जब ये कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, यहां तक रोशनी जाएगी, जबकि यहां तक रोशनी नहीं जाएगी जब ये कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। और जब ये मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, तो फिर क्या होगा? ये जो दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है, इधर तक रोशनी जाएगी, और जबकि उत्तर में ये देखिए उत्तरी ध्रुव वाला जो हिस्सा है, यहां तक ये तरफ का जो हिस्सा है बिल्कुल भी रोशनी नहीं जाती। ज्यादा एरिया में इस तरफ रहती है, इस तरफ जो है बिल्कुल ही एकदम ना के बराबर रह जाएगी। तो ये स्थितियां कई समय तक रहती है। और कोई ऐसी स्थिति ऐसी भी आती है जब बिल्कुल एक समान सा जो मौसम रहता है। तो वो सारी स्थितियां अभी हम देखेंगे। तो ये जो गति है, इस गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है।
तो ये हो गया कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा वाला भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वर्त कहते हैं। यह वर्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अब ये अक्ष के साथ नहीं मिल रहा भाई, सीधी सी मतलब ये जो नाम है प्रदीप्ति वर्त, ये हैवी नाम है कुछ भी नहीं इसमें। आपको मैंने अक्ष वाला बताया था, ये जो बताया था अक्ष कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी, ये रेखा सीधी नहीं बन रही, ऐसे इसके ऊपर ऊपर ये हो गया ना 0 डिग्री जो अक्ष था। लेकिन चूंकि इसके झुके होने के कारण इसके आधे भाग पर दिन रहता है और आधे भाग जो है, चूंकि पृथ्वी गोल होने के कारण इसके आधे भाग पर क्या रहेगा, दिन रहेगा, और आधे भाग पर रात रहता है। तो जो सामने रहेगा उस पर दिन रहेगा, जो सामने नहीं रहेगा उस पर रात रहेगी। तो ये जो इसको दो भागों में डिवाइड करता है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो दो भागों में इसको डिवाइड करती है दिन और रात को, उसे ही हम कहते हैं प्रदीप्ति वर्त। तो प्रदीप्ति वर्त कुछ भी नहीं है, जो दिन और रात में डिवाइड करने वाली एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक वर्त है। आधा इधर वाला अंधेरा रहेगा। अब देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो ये जैसे सूर्य है, अब इस सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी घूम रही है, तो जो भाग इसके सामने रहेगा वहां दिन होगा, जो भाग इस तरफ पीछे वाला रह गया वहां रात हो जाएगी। अब अमेरिका भारत के लगभग पृथ्वी के दूसरी तरफ है। जैसे इधर मान लीजिए यहां भारत है पृथ्वी पे एक हिस्से पे, तो लगभग अमेरिका इसके पीछे की तरफ पड़ता है। तो जब हमारे भारत में दिन के 12 बजते हैं तो अमेरिका में उस समय रात के 12 बज रहे होते हैं। और पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य के सामने से निकलती जाएगी भारत में शाम होती जाएगी, और अमेरिका वाला हिस्सा जो है वो सूर्य के सामने आता जाएगा, वहां मॉर्निंग होगी, सुबह होते 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 वहां दोपहर के 12 बज जाएंगे, सूर्य के सामने बिल्कुल अमेरिका आ जाएगा, उस समय हमारे क्या होगी, रात होगी, रात के 12 बजे। तो ये जो दो भागों में विभाजित किया गया है एक काल्पनिक रेखा ही है, इसे ही प्रदीप्ति वर्त कहते हैं। यह वर्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, अक्ष तो ये वाला हो गया ना, ये वाला इसके साथ नहीं मिल रहा ना, ये तो ऐसे है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो यह डायग्राम में और बताया है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और कक्षीय समतल। तो ये कक्षीय समतल ये यहां से, और ये देखिए ये बना दिया ना इसने 66.5 डिग्री का एंगल, और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये कितने डिग्री का कोण बनाती है कक्षीय समतल से, 66.5 डिग्री का। तो घूर्णन के कारण ही, यानी जो परिभ्रमण गति है उसी के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। तो हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना कि सूरज उग गया, अब तो सूरज कहां हो गया, सूरज तो अपने स्थान पर ही है। पृथ्वी का जो हिस्सा सामने चला गया तो दिन हो गया, जो पीछे था वहां रात हो गई। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन ही दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, रात होगी नहीं कभी। अब ये जो शायर और जो कवि होते हैं, ये जो इनको चांद दिखता है, चांद की चांदनी को देख करके कविताएं, शायरियां, ये कहां से लिखते हैं ये सब, फिर तो कुछ भी नहीं होता। तो जो भाग सूर्य के सामने, फिर वो क्या हमेशा दिन ही दिन रहता अगर पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होती तो, और दूसरे भाग में हमेशा रात ही रात रहती, एक भाग में हमेशा गर्मी रहती, दूसरे भाग में हमेशा ही ठंड रहती। अब सपोज करो हमेशा दोपहर के 12 बजे रहते, क्या होता है कि पूरे जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक हमेशा दोपहर के 12 बजे वाली जितनी ही गर्मी रहेगी भारत में, अगर ऐसा हो जाता तो
परिक्रमण गति, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। अब ये कक्ष आपके क्लियर हो जाना चाहिए। वो जो एक निश्चित पाथ जो है, ये इसी को कक्षा कहते हैं। और ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये अपने स्थान पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे ऐसे घूम रही है। अपने स्थान पर भी घूम रही है, अपने स्थान पर ये घूम रही है 24 घंटे में एक चक्कर, और ये इस तरह से सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। जो एक निश्चित रास्ता है उसी पर ही जाएगी ये। ऐसा नहीं है आज मेरा मन बदल गया साहब, आज मैं इधर से जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है ये। तो चारों ओर जो कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन, यानी 24 घंटे का 1/4 भाग, या आप इसको लगभग 6 घंटे लिख सकते हो आगे। तो लगभग एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते क्योंकि फिर उस कैसे मापेंगे उसको? भाई समस्या होगी ना कि दिन क्या, वैसे तो हमने 24 आवर्स का एक दिन मान लिया कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब वो अगर ये 1/4 इस साल वाली गति को कैसे, इस 1/4 को कैसे मैनेज करेंगे इस 6 घंटे को? तब क्या करते हैं कि 4 वर्ष बाद में, मतलब 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे और फिर वो 6 घंटे बाद वाले, तो हो गए ना 24 घंटे, यानी पूरा एक दिन। तो 4 वर्ष बाद में वो पहले वाले 6 घंटे को भी मिला करके और चौथे वर्ष हम पूरा एक दिन जो है वो शामिल कर लेते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कौन सा होगा। तो लीप वर्ष क्या होता है यह आपको पता चल गया कि हर चौथे वर्ष एक दिन जो है वो ऐड कर दिया जाता है। और वो ऐड कहां किया जाता है? वो फरवरी में किया जाता है। तो फरवरी 4 साल में एक बार 29 दिन का होता है कि 29 तारीख भी आती है। तो कौन सा लीप वर्ष है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए? 2020 लीप ईयर था, और 2020 के बाद में अब लीप ईयर जो है वो कब आएगा? 2024 में, जहां फरवरी जो है कितने दिन की होगी? 29 दिन की, बाकी नॉर्मल 28 दिन का होता है। आपको एक मजेदार चीज और बताता हूं। भारत के एक बहुत मतलब बड़े व्यक्ति रहे हैं, या यूं कहें कि देश के पीएम रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, और उनका जो बर्थडे है वो 29 फरवरी को आता था। आप सोचिए कि 4 साल में वो एक दिन ही अपना बर्थडे, एक बार ही अपना बर्थडे मना पा रहे हैं 4 साल में एक बार, क्योंकि उनका जन्मदिन था 29 फरवरी को। अब आपके नहीं याद आया है तो मैं बता दूं, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इनका जो जन्मदिन है वो 29 फरवरी 1896 को हुआ था। तो उस टाइम 1896 लीप ईयर था, तो 29 फरवरी थी, उसी दिन उनका जन्म हुआ। तो अब देखिए, अब और भी कितनी चीजें हैं। जब 42वें संविधान संशोधन होते हैं तो आप जानते हैं जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। मतलब जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा इतने ज्यादा चेंज किए गए थे, कितनी ही चीजें उन्होंने बदल थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42 में जितने भी संविधान संशोधन है वो 1976 में हुए थे। फिर बाद में पूरा मामला चेंज होता है, पूरा पासा पलटा, और इतना एक बार इतना जबरदस्त चेंज हुआ कि जनता पार्टी पहली बार जो है वो सत्ता में आती है, सरकार बनती है 1977 के लमसम। और उस समय जो पीएम बने थे वो जनता पार्टी के थे मोरारजी देसाई, लगभग 2-1 साल रहे थे। तो जो इंदिरा गांधी ने चेंज किए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो बहुत सारे उनको वापस पहले जैसा इन्होंने कर दिया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन आप जितने भी देखते हैं वो 1978 के हैं, और वो सब उस समय पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। तो ऐसे याद कर लो कि इन्होंने गुस्से गुस्से में किया होगा कि यार मेरा 4 साल में एक बार बर्थडे आता है, अब मैं क्या करूं, परेशान हूं, 4 साल में एक बार बर्थडे मनाऊं मैं। तो फिर
इन्होंने क्या कर दिया, सारे के सारे, लगभग लगभग सारे नहीं, ऐसे तो कई थे, वो एज इट इज 42वें संविधान संशोधन वाले बने हुए थे, जैसे मूल कर्तव्य वगैरह, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इंदिरा गांधी ने चेंज की थी, और जो जिन्होंने संविधान में चेंज कर दिया था काफी कुछ, मोरारजी देसाई ने वापस उसको पहले जैसा कर दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बहुत सारे चेंज 44वें संविधान संशोधन में होते हैं। तो चित्र 3 अब जैसे आप में से अगर किसी का 29 फरवरी है, तो फिर सोचो, पृथ्वी दीर्घ वर्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो परिक्रमण गति है उसके कारण इन ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये देखिए, ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी अपने दीर्घ वर्ताकार पथ के अंदर जो कक्षा है इसकी उसमें चक्कर लगा रही है। और देखिए 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है, इसी एंगल में ही ये चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो अब 21 जून जो है, अभी 21 जून तिथि आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा 21 जून को सूर्य जो है वो, इसको उत्तरायणांत या उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण जो है शीत ऋतु क्यों होती है? क्योंकि सूर्य वहां सीधा अब नहीं चमक रहा है। 21 जून की स्थिति है कि सूर्य जो है वो कर्क रेखा की तरफ यहां सीधा चमकेगा। ये जो है ये कौन सी है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। और फिर ये यहां ऐसे घूमता, अब उत्तरी गोलार्ध और भारत कौन सी गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में ही है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य में से निकलती है, अगर आप देखोगे तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इस तरफ होते हुए। तो गर्मी है ना अभी भारत में बहुत ज्यादा, सब दुखी हो रहे हैं ना कि यार कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। जो दक्षिणी गोलार्ध में, जो मकर रेखा की तरफ वाले कोई है, अब हालांकि इधर तो कोई तो उनके तो अब उतनी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये यहाँ घूमते 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 यहाँ आ गई। तो ये जो 23 सितंबर की जो स्थिति है, जिसको बसंत ऋतु कहते हैं, जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। और फिर ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है वो क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि अब मकर रेखा पर जो है वो सूर्य सीधा चमकेगा। तो 23 दिसंबर, जिसको दक्षिण अयनात कहते हैं, और चूंकि अब उत्तरी गोलार्ध वाला भाग और ज्यादा ऊपर हो गया, ये दक्षिणी जो मकर रेखा वाला भाग है ये इसके सामने है। यहां देखिएगा ये इस प्रकार से, तो मकर रेखा वाला सामने हो जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध जो है वहां क्या होगा? फिर शीत ऋतु होगी। तो हमारे भारत में आप देख लीजिए, भाई भारत कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण फिर जब सूर्य मकर रेखा की तरफ चमक रहा है, तो फिर सीधी सी बात है उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? ठंड होगी, शीत ऋतु होगी। तो दिसंबर में हमारे कितनी जबरदस्त ठंड पड़ती है, ये 22 दिसंबर जो है। और फिर से उसके बाद वापस सूर्य, ये पृथ्वी घूमते 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 जब 21 मार्च वाली जो स्थिति आती है, तो उस समय एक तरह से वही है जिसको ये, ना तो बहुत ज्यादा मार्च के अंदर भी स्थिति उतनी नहीं होती खराब। तो इस प्रकार से 3.3 चित्र में आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जो अभी आपको चित्र में इस तरफ का दिखाया था पृथ्वी का। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। वो झुका हुआ है, उसके कारण उसी दशा में पृथ्वी घूमती है चारों तरफ। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ वाला। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। तो सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को।
22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्रिसमस का पर्व क्यों मनाया जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है। किस पर? विषुवत वर्त पर, जो भूमध्य रेखा है उस पर। 21 मार्च और 23 सितंबर। तो चूंकि इस पर सीधी पड़ेगी भूमध्य रेखा पे, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो या 23.5 डिग्री मकर रेखा, तो वहां इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। आप देखते हैं कि जो गर्मियों वाला मौसम होता है, इसमें दिन बड़े होते हैं, रातें होती है छोटी। सर्दियों के अंदर आप देखते हैं कि रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। लेकिन ये जो स्थिति है 21 मार्च और 23 सितंबर के, ये वाले जो समय होते हैं, 1-2 महीने के, 2-3 महीने के लगभग, इनमें ना तो कोई बहुत ज्यादा दिन बड़ा होता है, ना ही बहुत ज्यादा रात बड़ी होती है। इसे विश्व कहा जाता है, विश्व। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय होती है बसंत ऋतु। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतु में परिवर्तन होता है। अब ये कुछ प्रश्न हैं, इनको सोल्व करते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है? और ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती है? सीधी किरणें विषुवत वर्त पर। तो क्या होगा? 21 मार्च हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो नहीं होंगे। और इसके अलावा गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति के कारण होता है। अभी जो बाकी प्रश्न हैं ये आपको सोल्व करने हैं, आप इनको आराम से सोल्व कीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।